हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोई नया चैप्टर केमिस्ट्री का। ठीक है, यानी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जय प्रक्रम को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, उसको समझने की कोशिश की थी। और आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले अपना रासायनिक जो है ना विक्रिया समीकरण। ठीक है ना, यानी पहला चैप्टर, यानी कहने का मतलब अपने एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है वो मेरे एनसीईआरटी का पहला नंबर चैप्टर है और ये केमिस्ट्री का भी पहला नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो आप सब लोग जो है ना एनसीईआरटी का पहला नंबर चैप्टर जो है ना वो आप निकाल लीजिएगा। अब वही हम लोग पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे और अपने लाइफ से उसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग रोज देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ में आता नहीं। लेकिन आज हम लोग जो है ना उन तमाम चीज़ों को हम आज समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए और फटाफट सब लोग जो है ना अपना कॉपी किताब खोलकर बैठ जाइए और जो जहाँ भी हमें स्थिर होकर बैठ जाइए। पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम लोग देखेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं गुरुजी केमिस्ट्री जो है ना वो समझ में नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि केमिस्ट्री गुरुजी समझ में नहीं आती, लेकिन ये 10वीं क्लास तक की ऐसी कोई मतलब बात इसमें है नहीं, है ना। इतनी बड़ी भी वो केमिस्ट्री ने जो समझ में ना आए और वो भी हम रहें तो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना और प्यार से देखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें और समझने की कोशिश करें, बाबू मेरे प्यार से देखिएगा, किताब सब लोग खोल लीजिएगा अच्छे तरीके से। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, हाँ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। स्लाइड बाई स्लाइड हम लोग देखेंगे, प्यार से देखेंगे। सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कभी आपने देखा है कि आपके घर में दूध रखा जाता है, फिर वो दही में परिवर्तित होता है। लोहे बाहर रख दिया, उसमें जंग लग गए। चांदी रख दिया, काला हो गया। तांबा रख दिया, हरा हो गया, है नहीं। तमाम तरह की चीजें जो ना आप लोगों ने रखा होगा, देखा होगा आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में, आप लोगों ने इसको देखा होगा अच्छे तरीके से। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने के साथ साथ कुछ ऐसा नए गुण वाले पदार्थ बन रहे हैं। जैसे मान लो दूध से दही बन गया, नया गुण वाला पदार्थ बन गया। यानी कहने का दूध से हमने दही बना लिया, लेकिन दही से हम वापस से दूध नहीं बना पाएंगे, है ना। ये इरिवर्सिबल होता है, यानी इसको वापस से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, इसको पुनः अपने अवस्था में इसको प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी दूध से हमने दही तो बना लिया, लेकिन दही से वापस हम लोग दूध नहीं बना पाएंगे। जंग लग गया लोहा में, लेकिन फिर वापस से उस जंग को लोहा हम लोग नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं है। तो ये क्या है, यहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के साथ साथ जो ना यहाँ पर नया गुणधर्म वाला ये क्या बोलते हैं पदार्थ जो ना उसका निर्माण हो रहा है। नए गुण वाले पदार्थ का क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कह देते हैं। तो यहां पर देखिए ना क्या हो रहा है। तो यहां पर सर ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग उसे बाबू मेरे कह देते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको बिल्कुल क्लियर होगी स्पष्ट रूप से, क्योंकि दूध से दही बन गया, परिवर्तन हुआ, ये नए गुण वाले पदार्थ जो है ना यहाँ पर बन गए। ठीक है ना। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा, मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, एकदम उठ रहा होगा, गुरुजी कि जल से बर्फ बनना, यानी जल है उससे हमने बर्फ बना लिया। अब बर्फ बना तो गुरुजी यहां पर नए गुण वाले पदार्थ बने क्या, आप कहोगे गुरुजी बने तो बर्फ बना ना, जल से बर्फ बना, तो यहां पे नया गुण नहीं भाई, ये नया गुण वाला पदार्थ नहीं है। बर्फ को पिघलाएंगे फिर वापस से पानी हो जाएगा, लेकिन दही से वापस दूध हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे आप देख सकते हो ये इरिवर्सिबल होता है, यानी वापस हम इसको प्राप्त मेरे नहीं कर सकते। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है मेरे दोस्त, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको हम वापस से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन का गुण अलग होता है, ऑक्सीजन का गुण अलग होता है। इसके मिलने के बाद क्या होता है, जल बनता है। लेकिन फिर वापस से जल का जब भैया हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो वहां से फिर अपने को क्या मिल जाता है, अपने को ऑक्सीजन मिल जाता है और अपने को हाइड्रोजन मिल जाता है। फिर वहां से अलग अलग जो ना वो मिल जाते हैं। तो यहां पर ये कहना बिल्कुल ही वो जो ना ये अत्योचित नहीं है, उचित नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन नए गुण वाले पदार्थ का भैया मेरे क्या है ना निर्माण यहां पर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का गुण अलग होता है और हाइड्रोजन का गुण बाबू मेरे क्या होता है, अलग होता है। हमने कहा दही से वापस से दूध हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन भैया मेरे हाइड्रोजन को अगर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो जल की प्राप्ति तो होती है।
लेकिन जल का फिर वापस से वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, फिर वापस हाइड्रोजन और वो मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम लोग है ना उसको रिवर्स जो है ना हम लोग नहीं कर सकते, वापस से हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बस इतना समझ लीजिए, यहां पर बस आपको इतना सा समझना है कि नए गुण वाले पदार्थ का क्या हो रहा है, यहां पर निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, नए गुण वाले पदार्थ का जो है ना निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो भोजन का पचना। अब भोजन का पाचन है, भोजन का पाचन करने के बाद केवल चबा देना भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल चबा देना भोजन का पाचन बाबू मेरे नहीं होता है। तो फिर क्या होता है बच्चे, तो चबाना केवल भोजन का पाचन नहीं होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो भी तो भोजन पाचन होता है, श्वसन के अंतर्गत जो आ जाता है। यानी कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने बदल दिया, वो भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बाबू मेरे है। श्वसन भी देखिए इसमें आ गया, श्वसन भी अपना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों भाई, क्यों है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, श्वसन में मुख्यतः होता क्या है बच्चे, श्वसन में यह मत समझ लेना कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन होता है। सांसों का चलना, दिल का धड़कना ही केवल भैया में श्वसन नहीं होता है। श्वसन कहने का मतलब यह होता है कि जो कोशिकीय श्वसन होता है, जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है, हम लोग बेसिकली उसको श्वसन कहते हैं। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, उपचयन होता है, समझ रहे। और उसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है अपने, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हमने यहाँ पे टूटा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला और ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया बाबू मेरे संपन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थों की प्राप्ति यहां पर हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीता का जलना, दही का बनना, ये तमाम तरह के जो परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। ये क्या है मेरे दोस्त, ये अपना वही है जो आप जानते हो, है कि नहीं, ये अपना वही है जो आप जानते हो। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हम लोग इसको कहते हैं। अब सुनिएगा, यहां पर परिवर्तन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है मेरे दोस्त, परिवर्तन की बात आ रही है। तो सुनो, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः यहां पर जो परिवर्तन की बात की जा रही है ना, इस परिवर्तन को थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। परिवर्तन भी हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के भैया हमारे परिवर्तन होते हैं, है ना। दो प्रकार के क्या होते हैं मेरे दोस्त, परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक ना, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। इसको भी समझ लीजिए यहां पर, ठीक है ना। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, फिर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ जो ना वो नहीं बनते। मैं फिर से बता देता हूं, केवल उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चे, केवल अवस्था में परिवर्तन होगा। अब अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब क्या, अगर लिक्विड है तो ठोस हो सकता है, बोले तो द्रव है तो ठोस हो जाएगा, ठोस है तो गैस बना दो, या फिर लिक्विड है तो गैस बना दो, ठोस है तो उसको लिक्विड बना दो, लिक्विड है तो गैस बना दो, है ना, गैस को कंडेंस करके फिर वापस लिक्विड बना दो। तो केवल भी हमारे उसके अवस्था में परिवर्तन होगा तो हम उसको कह देंगे भौतिक परिवर्तन है। वो क्या है भाई, वो भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। भौतिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे गुरुजी, क्योंकि उसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ बाबू मेरे नहीं बन रहा है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कहता ही है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ बने। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको उदाहरण दिया था कि बर्फ जो है ना, पानी से बर्फ का बनना, ये क्या है भाई, पानी क्या है, द्रव है, द्रव से भी हमें वो ठोस में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उसमें उसके गुणधर्म में कोई परिवर्तन बाबू मेरे नहीं हो रहा है। वो बर्फ पिघलेगा तो फिर पानी ही बनेगा, बर्फ पिघलेगा तो फिर पानी ही बनेगा, याद रखना। उसके गुणधर्म में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने जोड़ा तो भी हमने जल की प्राप्ति हुई, जबकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और मिलने के बाद भी हमने मिल क्या गया अपने को, भी हमारे यहां पर मिला जो जल मिला, वो जल क्या है, वो नया गुणधर्म वाला पदार्थ। क्या है बच्चे, नया गुणधर्म वाला पदार्थ। तो भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें हम लोग, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है मेरे दोस्त, उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध की ही हम लोग बात कर रहे थे, दूध से दही बन गया, है ना, दूध से दही बन गया। दूध का भी हमारे अपना अलग नेचर है, दही का अपना अलग नेचर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उस तरह से हमने जल, अभी जल को बार बार हम ले रहे हैं ताकि ये इजी आपको समझने के लिए। जल की बात करें तो हाइड्रोजन का अपना अलग गुणधर्म है, ऑक्सीजन का अलग गुणधर्म है, लेकिन भी हमारे अपना जल का अलग हो जाएगा।
इन दोनों के मिलने से एक अलग गुणधर्म वाला पदार्थ की प्राप्ति हो गई। तो रासायनिक परिवर्तन में अगर हम लोग देखें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके गुण धर्म में परिवर्तन होता है, जबकि यहां पर हम लोग बात करें भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। अब आपके समक्ष एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा, शायद आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख पाओगे और समझ भी पाओगे। तो बच्चे अगर हम कहें, ठीक है ना, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, अगर हम कहें मोमबत्ती का जलना, याद रखना मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, याद रखना मोमबत्ती का जलना बाबू मेरे कैसा परिवर्तन, आप अपने मन में बताओ इस चीज को, या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो इसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सब लोग करोगे, इसको अगले दिन हम बताएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। हमें याद है, हालांकि हम इसको बता सकते हैं यहीं पर, लेकिन इसको अगले दिन हम आपको बताएंगे, या भी याद दिलाइएगा, हम लास्ट में आपको सेशन के लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। आप याद कैसे दिलाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो फिर याद कैसे दिलाओगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। हम इसको अगले दिन जो है ना वो डील करेंगे। कौन, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है कहां रखोगे, कमेंट बॉक्स में बाबू मेरे आप रख देना, ठीक है ना। चीजें क्लियर, कमेंट बॉक्स में भैया मेरे इसका आंसर जो है हमें मिलना चाहिए हर हाल में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो इसका हर हाल में भैया मेरे अपने को मिलना चाहिए, कहां, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो मिलना चाहिए। अब सुनो जरा ध्यान से, अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अगर कहीं कोई परिवर्तन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया भी हमें संपन्न हो रही है और उस परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे, ये कैसे पता चलेगा, आखिर हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो सुनिए जरा ध्यान से, प्यार से सुनना। हम रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कुछ इस प्रकार से पता कर लेंगे कि जब किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन बाबू मेरे होता है, सुनो जरा ध्यान से, तो उसमें रंग बदलेगा, पदार्थ का क्या हो जाएगा, रंग बदल सकता है। रंग बदलने के साथ साथ भी हमें उससे उष्मा निकल सकता है, वो गर्म हो सकता है, या फिर उसके साथ साथ भी हमें उष्मा का उसमें अवशोषण भी हो सकता है, या फिर गैस का उसमें निष्कासन भी हो सकता है, गैस भी निकलेगा, और साथ ही साथ प्रकाश का वहां पर निष्कासन भी हो सकता है, प्रकाश का निष्कासन भी हो सकता है। तो ये तमाम तरह के भी हमारे जो कारक है, अगर ये वहां पर पता आपको चला, इसका अनुभव अगर आपको वहां पर हो रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया। कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कली चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं बच्चे, कली चूना कहते हैं। और आप सबने देखा होगा कली चूना जो भैया इतना बड़ा बड़ा जो है होता है ढेले के आकार में, हाँ तो इतना बड़ा बड़ा मेरे होता है। अब इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डालते हैं मेरे दोस्त, हम लोग जब पानी में डालते हैं तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चे, यहां पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहां पर भी हमारी प्राप्ति होती है। लेकिन साथ साथ जानते हो आपको, यहां से काफी सारा जना यहां पे उष्मा जना वो मुक्त होता है, यहां से काफी सारा उष्मा मुक्त होता है। और आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जब चूने को पानी में डालते हैं तो देखना भी हमें क्या होता है उसमें, है ना, एक अजब सी उबाल आती है और पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि पूछो ही मत। तो वहां पर क्या होता है, उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें लोहे की, अगर हम लोग बात करें बच्चे, है ना, लोहे की अगर हम लोग बात करें तो लोहे को जब हम लोग आर्द्र कहने का मतलब समझ रहे हो, नमी वाले जगह पे जब हम लोग लोहे को रख देते हैं तो कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोहा पहले जो चमक रहा था, चमचम 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 जो चमक रहा था, उसके ऊपर भूरा कलर का क्या हो गया मेरे दोस्त, एक परत सी जना उस पर जम गई है। आपको भूरा भूरा दिखना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद। तो वहां पर क्या हो गया, रंग में परिवर्तन कुछ देखने को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना जी। तो जब यहां पर रंग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, तो वहां पर भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया जना संपन्न वहां पर भी हुई है। तो कहीं उष्मा निकलेगा, कहीं रासायनिक अभिक्रिया बाबू मेरे जो ना वहां पर वो होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं जो ना उसमें से प्रकाश भी निकलेगा बच्चे, कहीं कहीं प्रकाश भी मुक्त होगा, है कि नहीं, कहीं कहीं प्रकाश भी मुक्त होगा, आप लोग उसको भी देखोगे, ठीक है ना। जैसे अब हम लोग कहीं कहीं जो ना उष्मा का अवशोषण भी होगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की ही हम लोग बात कर ले। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें मैंने बताया था ना, वहां पर क्या होता है, उष्मा का अवशोषण भी होता है। और वो उष्मा कहां से प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। समझ नहीं समझ रहे हो। तो इन चीजों को भी हमारे ध्यान में रखना कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो वहां पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो परिवर्तन भी हमें यही देखने को मिलेगा कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसका अवस्था में देखने को परिवर्तन मिल जाएगा, उसका से वहां से प्रकाश भी, उष्मा भी निकलेगा, प्रकाश भी निकल सकता है, वहां से गैस भी मुक्त होगा। जब कभी भी अपना क्या धातु और अम्ल के साथ जब कभी भी अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस की वहां से क्या होती है, मुक्ति होती है। क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन गैस जो है वहां से मुक्त होता है। तो यहां से तमाम तरह के भी हमारे एग्जाम्पल जो ना आपके सामने आपके डेली लाइफ में घटित होते हैं, जो आप देख रहे हो, वहां पे परिवर्तन आप देख रहे हो, उसी परिवर्तन को तो हम लोग क्या कह देते हैं मेरे दोस्त, उसी परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कह देते हैं। इतनी सी बात है, बोलो चीजें क्लियर ना? तो अब आप रासायनिक अभिक्रिया को शायद पहचान सकते हो। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने का जो ना वो आप कारक जो ना आपने देखा यहाँ पर, 3 अलग अलग एग्जाम्पलों के साथ जो ना मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अलग अलग एग्जाम्पल जो ना आपने यहाँ पर देखा, उसको समझा, ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है कि आपका प्रॉब्लम हम यहीं पे सॉर्ट आउट कर सके। आपके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन उस प्रश्नों का आंसर जो ना आप क्या करोगे, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि हम अगले दिन जो ना उसको कवर कर सके, ठीक है ना, अगले दिन हम उसको कवर कर सके। तो इसलिए अगर कहीं भी इसमें डाउट हो तो आप एक बार क्या करोगे, एक बार जल्दी से जल्दी जो ना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करोगे। हम कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों का, बहुत ही प्यार से पढ़ते हैं। आगे देखें, अब इस रासायनिक अभिक्रिया में भी हमारे 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक कहने का मतलब क्या मेरे दोस्त, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, याद रखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है मेरे दोस्त, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अभिकारक कह देते हैं। जैसे मैंने अभी यहां पर आपको थोड़ा देर के लिए बताया था कि बच्चे यहां पर अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है बच्चे, तो ये अपना जल बनाता है ना। ये क्या बना दिया अपना, ये अपना जल बाबू मेरे यहां पर बना दिया, ठीक ना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अभिकारक कह देंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अपने को प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग क्या कह देंगे, उत्पाद कह देंगे। तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ बच्चे, अपना जल प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये है उत्पाद, यानी ये अपना प्रोडक्ट है, ये अपना प्रोडक्ट है। अब कहोगे अभिकारक कितने हो सकते हैं, अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक भी प्राप्त हो सकते हैं। इतनी सी बातें क्लियर है ना, कोई गलत तो नहीं है। तो यहां पर 2 टर्म्स आपको देखने को मिला, एक मिला अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अभिकारक कह देते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है ना, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उत्पाद कह देते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से फटाफट हाँ या ना, चीजें क्लियर ना। इतनी सी बात जो है ना आपको समझ में आनी चाहिए। पूछा जाएगा तो बता दोगे ना आंसर, बिल्कुल बता दोगे, हमें उम्मीद है ना, यही उम्मीद है। अब बात आती है सर, रासायनिक अभिक्रिया को हमने देखा, हमने रासायनिक अभिक्रिया को हमने देखा। अब यहां पर बात कैसी है, तो अब यहां पर बात है रासायनिक समीकरण की। किसकी बात है, समीकरण की बात है, रासायनिक। अब ये रासायनिक समीकरण होता है, हमने मैथ में समीकरण पढ़ा है, हमने मैथ में समीकरण पढ़ा है, और तमाम तरह के समीकरण हमने पढ़े हैं मेरे दोस्त। हमने काफी सारा जो समीकरण हमने किसी मैथ में हमने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, हम सब ने पढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा हमने। लेकिन यहां पर ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना अपने को, मतलब वो हो गए, आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इच्छुक हो गए इसको जानने के लिए। तो सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर, हम सब जानते हैं मेरे दोस्त, सुनो जरा ध्यान से, हम सब जानते हैं कि जितने भी उत्पाद हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, उन सबका अपना अपना प्रतीक चिन्ह है, और सभी पदार्थों का अपना अपना भी क्या होता है मेरे दोस्त, सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, जो भी है। सभी पदार्थों का अपना अपना रासायनिक सूत्र होता है। जैसे मान लो कि अपना कली चूना का मैंने बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड बताया था, संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जल का H2O होता है ना। अम्ल में जैसे मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है ना। लोहे का जो है Fe होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। तमाम तरह के भी हमें जितने भी पदार्थ है उसके अपने रासायनिक क्या मेरे दोस्त, प्रतीक चिन्ह है, रासायनिक सूत्र है उनके, ठीक ना। अब सुनो जरा ध्यान से, अब रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है बाबू मेरे, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यार से, अच्छे तरीके से, कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब उसको निर्देशित किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं।
यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीक चिन्ह के द्वारा जब हम उस अभिक्रिया को निर्देशित करते हैं तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण हम लोग उसे कह देते हैं। अब लैब में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब लैब में मान लो कि रासायनिक अभिक्रिया जो ना वो हम लोग करवा रहे हैं, अब वो पता कैसे चलेगा क्या क्या बना है? अब वो पता करने के लिए हमको तो लिखना पड़ेगा ना, तो इस्तेमाल किसका करेंगे? तो हम लोग प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। प्रतीक चिन्ह में मतलब क्या? रासायनिक सूत्र कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो कि मैंने अभी कहा ना, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, मैग्नीशियम का ये होता है, सब आप जानते हो। अब इसी के माध्यम से जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा देते हैं, निर्देशित कर देते हैं, इसी को तो हम लोग कह देते हैं मेरे भाई, क्या कह देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न, सॉरी ये रासायनिक समीकरण है। क्या कह देते हैं? रासायनिक समीकरण। इतनी सी बात है, समझना है इसमें। समझे कि नहीं समझे? अब सुनो जरा ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। बिल्कुल, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। अगर ये निरूपित करने की अगर जो है ना क्या बोलते हैं सुविधा अपने पास नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता कि कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम लोग क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, अभिक्रिया करवा देते हैं तो ये CO2 बन जाते हैं महोदय। अपने को कैसे पता चलता? कैसे पता चलता? तो हम लोग ऐसे ही पता चलता ना ये कि कार्बन यहां पर क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है मेरे दोस्त, ये C क्या है? कार्बन का प्रतीक चिन्ह है, रासायनिक सूत्र है। ये O2 क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। दोनों की अभिक्रिया करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड अपने को प्राप्त हो गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर मिला है, आप सब जानते हो इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CO2 हो गया। ये चीज आप समझ रहे हो ना? समझ में आ रही है चीजें कि यहां पर जो ये घटित हो रहा है ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन दर्शाया किसके द्वारा जा रहा है? रासायनिक समीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको दर्शाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या फिर अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ में लिखे जाते हैं। अब ये क्या है? गैस है तो यहां पे गैस लिख देंगे। ये क्या है? गैस है तो गैस लिख देंगे। ये क्या है? गैस है तो गैस लिख। ये भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था कितने होते हैं? 3 ही ना होते हैं। भौतिक अवस्था कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। एक क्या होता है बताओ सब लोग मिलकर? भौतिक अवस्था कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक क्या होता है जल्दी से बताना? तो एक होता है अपने पास गैस, एक होता है लिक्विड, एक होता है ठोस। अब रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं तो सभी तत्वों के भी हम उनके अपने भौतिक अवस्था के साथ भी हम उसको भी निरूपित कर देते हैं, तब आपका हो जाएगा परफेक्ट रासायनिक समीकरण, है ना। हम इसको आगे देखेंगे और भी काफी सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर और नीचे हम लोग लिखते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि तीर का निशान है। अगर अभिक्रिया कुछ हो रहा है तो जितना भी भैया मेरे जो अतिरिक्त चीजें इसमें लग रही है, जैसे ताप हमको देना है तो तीर के निशान के ऊपर लगेगा। दाब अपने को बताना कि इतने दाब के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, कितना पास्कल भैया मेरे उसमें दाब लग रहा है, तो उसको हम लोग कहां दर्शाएंगे? तीर के ऊपर दर्शाएंगे। अगर इसमें किसी उत्प्रेरक का इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है, बोले तो कैटालिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या? मैंने बायोलॉजी में आपको समझाया था, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे वो क्या होता है? उत्प्रेरक। लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं ले। जैसे चुगला की बात हमने की थी ना, वो कैटालिस्ट होता है ना, बस क्या कर देता है? रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बच्चे? यस गुरु समझ रहे हैं। अब चीजें क्लियर हो रही है। तो वो सब कहां लिखेंगे बच्चे? तो इस तीर के निशान के ऊपर और नीचे हम लोग लिखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चीजें क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण बाबू मेरे अपने को मिलते हैं। एक होता है संतुलित, एक होता है क्या? कंकाली, है ना। 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण अपने को देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा कंकाली और एक मिलेगा संतुलित, और एक क्या मिलेगा? संतुलित मिलेगा। ये 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण बाबू मेरे अपने को, है ना, 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो संतुलित और एक क्या बच्चे? एक अपना कंकाली। अब इसको समझना, ये कंकाली और संतुलित क्या होता है। कंकाल कहने का मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है ना। कंकाल कहने का मतलब गड़बड़ बाबू मेरे कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही प्यारा सा चीज है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। कंकाली क्या होता है बच्चे? यानी कंकाल कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो कि कुछ भी आपके सामने, जैसे अपना ही कंकाल की बात करें, कंकाल हमने छोड़ा, इसका मतलब केवल हड्डी है, उसमें ना मांस है। अपनी अगर बात करें तो
कि अपना कंकाल अगर सामने आ जाए तो उसमें क्या मिलेगा आपको? केवल हड्डी ही हड्डी। उसमें ना आपको मांस दिखेगा, ना उसमें ये नसें दिखेंगी, उसमें ना किसी प्रकार के उसमें फैट दिखेंगे, ना किसी प्रकार की मांसपेशियां दिखेंगे, कुछ भी, ना त्वचा, कुछ भी उसमें नहीं दिखेगा आपको, केवल हड्डी ही हड्डी दिखेगा। तो यहां पर उसका क्या मतलब, ये उदाहरण देने के पीछे कारण क्या है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो बाबू मेरे अपने पास क्या है, मैंने अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ऐसे लो, जैसे मान लो अपने पास क्या है, जल है, और सॉरी जल हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हमने किससे कराई? ऑक्सीजन से, और बना दिया हमने जल। क्या बना दिया आपने? जल बना दिया। अब ये कंकाली है। कहोगे गुरुजी काहे कंकाली है? क्या कि देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक ही है। यानी कहने का मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण बाबू मेरे हम लोग कह देते हैं, जिसमें केवल पदार्थों के प्रतीक चिन्हों के द्वारा उसको निरूपित कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर देते हैं, उसको दर्शा देते हैं, लेकिन उसको संतुलित हम लोग नहीं करते हैं। तो जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्या होता है? उसको हम लोग कह देते हैं कंकाली है। तो ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चे? यहां पर अपने को 2 लगा देना पड़ेगा। तो अब यहां पर उसके साथ साथ यहां पर 2 लगा दो, बात खत्म। अब क्या हो गया? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना। तो 2 प्रकार का आपने देखा, पहले देखा कंकाली, बस केवल प्रतीक चिन्हों के द्वारा हमने दर्शा दिया। अब इसमें हम लोग दोनों साइड यानी दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या हमने देखी नहीं कि कितनी है, बस हमने केवल निरूपित कर दिया कि ये रासायनिक समीकरण है। बस केवल हमने निरूपित किया उसको कि ये रासायनिक समीकरण है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही हमने इसको संतुलित किया तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रखने के लिए? अब इसको समझना, बहुत ही प्यारा सा बात है। इस प्यारे से बात को आप समझ लेना, फिर जय जय हो जाएगा। हाँ, इस प्यारे से बात को समझ लोगे तो फिर आपका जय जय हो जाएगा। आखिर इसको संतुलित करने की आवश्यकता मेरे क्यों पड़ती है तो मैं बता देता हूं। एक आता द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें देखो कहीं मिलेगा आपको, यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या होता है इसको एग्जांपल से समझो। मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं। मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कुछ कच्ची सामग्री आपको दी जाए, समझ रहे हो कि मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कच्ची सामग्री आपको दे दी जाती है। मान लो कि आपको कुछ पूड़ी ही बनानी है, रोटी ही बनानी है। बिहार में ठेकुआ बनता है, ठेकुआ ही बनानी है। हाँ ठेकुआ ही बनानी है। तो मान लो कि अगर हम आपको 1 केजी आटा देते हैं, या फिर 2 केजी आटा दे देते हैं, या फिर 5 केजी आटा दे देते हैं, 5 केजी आटा, 1 केजी चीनी, उसका से अपने पास जो है ना 3 लीटर क्या बोलते हैं अपना तेल दे देते हैं। तो अब आपको कहेंगे हम बना के हमको जो है ना प्रोडक्ट दीजिए, तो 5 केजी अगर आटा है, 1 केजी चीनी बोला था ना मैंने, यस 1 केजी चीनी है, और मेरे दोस्त 2 लीटर मान लो कि तेल है अपने पास, रिफाइंड ऑयल जो भी है। अब हमने इतना सारा चीज आपको मैंने दे दिया। अब इसको देने के बाद जरा ध्यान से सुनना प्यार से। अब हम कहें कि नहीं, हमको अब जो है ना आप 5 1 6 और 2 8 के बदले अपने को प्रोडक्ट कितने केजी का चाहिए, हम कहते कि 10 केजी का प्रोडक्ट हमको दे दीजिए, 2 किलो बढ़ा दीजिए। तो अपने घर से बढ़ाओगे, घर से नहीं ना बढ़ाओगे, जितना आपको कच्ची सामग्री मिलेगा उतना ही का प्रोडक्ट बनेगा। 5 केजी आटा मिला है तो 5 केजी की जगह 6 केजी हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल भी लगेगा, थोड़ा सा चीनी भी जाएगा, कुछ तेल वाष्प बन के उड़ेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है तो हर एक चीजों को लिखा जाता है। अगर कुछ गैस बन के निकल रहा है ना तो उस गैस को भी वहां पे दर्शाया जाता है कि हाँ गैस बन के निकला है यहाँ से कुछ चीज। अगर उष्मा वहां से निकला तो उष्मा को वहां पे दर्शाया जाता है कि उष्मा भी निकल रहा है। किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाता है रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है। उसी तरह से मान लो यहाँ पे जब आप बना रहे हो, ठेकुआ बना रहे हो, तो 5 केजी आटा है और आपसे हम 5 केजी आटा है, 1 केजी चीनी है, 6 केजी और 2 केजी ये तेल हो गया, कितना 8 केजी हो गया। मान लो कि 1 लीटर पानी इसमें लग रहा है, 9 केजी हो गया। अब हम आपसे कहा कि 12 केजी का जो है ना अपने को प्रोडक्ट दीजिए, तो कहां से दोगे 12 केजी का प्रोडक्ट? बनेगा क्या आपको? नहीं ना। तो जितना कच्ची सामग्री है उतना ही उत्पाद बनेगा। सेम वही वाला यहां पर समझो कि यहां पर जितना कच्ची सामग्री दिया जाए उत्पाद भी उतना ही बनेगा। तो जब मैं कंकाली बता रहा था
तो उस समय क्या हो रहा था, यहां पर देखो हाइड्रोजन एक था कि नहीं था, सॉरी हाइड्रोजन 2 था और यहाँ पे H2O मैंने लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 2 को दिया और आपने एक ही ऑक्सीजन लगाया और काम बना लिया अपना। तो फिर एक कहाँ गई, एक कहाँ गुम हो गया ऑक्सीजन, इधर कहीं दिखाया भी नहीं है कि ऑक्सीजन निकल के भागा है, नहीं दिखाया ना। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि मान लो जितना हमने कच्ची सामग्री आपको दी है उतने का उत्पाद नहीं बन रहा, घोटाला हो रहा है। क्या हो गया, यहाँ पर घोटाला हो रहा है। तो इस घोटाले को माफ नहीं किया जाएगा, सरकार मोदी जी की है। हम खुद करेंगे लेकिन दूसरे को नहीं करने देंगे, समझ रहे, नहीं समझ रहे हो। तो घोटाला भी हमने खुद करवाई है, आपको नहीं करने देंगे। आपको क्या करना होगा, आपको खोजना होगा कि इसमें कौन गायब हुआ। तो ऑक्सीजन गायब हुआ, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करोगे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो उस रेशियो में क्या करोगे, हाइड्रोजन को भी बढ़ाओगे, तो हाइड्रोजन भी यहां पर कर लो 4। अब हो गया जितना कच्ची सामग्री उतना उत्पाद। तो ये होता अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक बार इसको पढ़ते हैं, सुनो। कहता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। बात सही है। अब यहां पर इतना दे दिए तो अब इसमें आटा बनेगा तो नहीं ना, आटा 5 kg है तो 5 kg रहेगा, बनेगा नहीं। अब भैया हमारे अगर मान लो कि कुछ 6 kg का भी नहीं बनेगा और कम भी नहीं होगा, 5 kg का आटा है तो 5 kg ही रहेगा, लेकिन उतने का ही प्रोडक्ट बनेगा। तो उसी तरह से यहां पर भी हमारे जितना द्रव्यमान इधर है उतना द्रव्यमान इधर होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो इधर परमाणु की संख्या बराबर करो, इधर के बराबर कर दो, बस बात खत्म। ये हो जाता अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जब आपसे पूछा जाए कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के पालन के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न ही किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का क्या होता है, निर्माण होता है, और न ही विनाश होता है। इतना आप जना लिखना है। जब पूछ दे कि क्यों आवश्यक है मेरे दोस्त रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो आपको ये लिखना है द्रव्यमान संरक्षण के पालन के लिए हमें रासायनिक क्या बोलते हैं, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई, जल्दी से बता दो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे दोस्त ये जो है ना रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना। अब इसको हम आपको लाइव क्लास में बताएंगे। लाइव क्लास में बताएंगे इसलिए क्योंकि आपको इसमें डाउट होंगे, आप पूछेंगे, तब आप सीख पाएंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसमें नहीं बताएंगे, हम इसको लाइव क्लास में हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और लेते हैं विदा, ठीक है ना भैया हमारे, लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं हम लोग 8 बजे अपने मैथ्स वाले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।